नमस्कार दोस्तों, कहानियों के मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको किसी राजा रानी या शहंशाह वजीर की कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम कहानी सुनाएंगे एक फकीर की, एक दार्शनिक की, एक ऐसे इंसान की जो अपनी हरकतों से तो लगता था दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख, लेकिन अपनी बातों में छुपाए हुए था कायनात की सारी समझदारी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मुल्ला नसरुद्दीन की। और आज की कहानी है उनके एक ऐसे सपने की जिसने एक पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है मुल्ला के ख्वाबों के महल की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महल बनाने के लिए क्या चाहिए? पत्थर, गारा, सोना, चांदी, या फिर कुछ और? क्या सपनों से भी कोई महल तामीर किया जा सकता है? और अगर ऐसा हो तो उस महल की कीमत क्या होगी? आज की कहानी इन्हीं सवालों के दरवाजे पर दस्तक देगी। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि हम चलने वाले हैं बुखारा की उन गलियों में जहां एक फकीर ने दुनिया का सबसे आलीशान महल बनाने का ऐलान कर दिया था। अध्याय 1, एक फकीर का पागलपन भरा सपना। यह उन दिनों की बात है जब बुखारा शहर अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था। ऊंची ऊंची मीनारें, भव्य मस्जिदें और अमीर सौदागरों की आलीशान हवेलियां शहर की पहचान थी। इसी शहर की एक तंग गली में एक छोटे से टूटे फूटे घर में मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बीवी और अपने गधे के साथ रहते थे। उनकी मिल्कियत के नाम पर थे कुछ मिट्टी के बर्तन, 2 जोड़ी कपड़े और दिमाग में भरी बेशुमार कहानियां और ख्यालात। एक सुबह मुल्ला शहर के सबसे अमीर सौदागर हाजी तैमूर की हवेली के सामने से गुजर रहे थे। हाजी तैमूर अपनी हवेली में एक नया संगमरमर का फव्वारा लगवा रहा था और मजदूरों को डांट-डपट रहा था। बेवकूफों, एक एक पत्थर इटली से मंगवाया है। अगर एक भी खरोंच आई तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मुल्ला यह सब देखकर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। उस दिन से शहर के लोगों ने मुल्ला में एक अजीब सी तब्दीली देखी। मुल्ला, जो अक्सर लोगों से गपशप करते थे, अब खामोश रहने लगे। वह घंटों शहर के बाहर एक बंजर, पथरीली जमीन के टुकड़े पर बैठे रहते और उसे घूरते रहते, जैसे कोई खजाना ढूंढ रहे हों। यही नहीं, उन्होंने एक नई और अजीब आदत पाल ली थी। वह शहर भर से कूड़ा कचरा इकट्ठा करने लगे। लेकिन यह आम कचरा नहीं था। वह टूटे हुए रंगीन कांच के टुकड़े, घिस चुके पत्थरों के चमकदार गोल टुकड़े, नदियों में बहकर आई चिकनी लकड़ियां और पुराने घड़ों की रंगीन ठीकरियां जमा कर रहे थे। लोग उन्हें देखकर हंसते। लगता है मुल्ला का दिमाग फिर गया है। अब फकीरी में कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। एक शाम जब वह ऐसे ही कुछ टूटे कांच के टुकड़े अपनी झोली में भरकर घर लाए, तो उनकी बीवी फातिमा ने परेशान होकर पूछा, मुल्ला जी, ये आप क्या कर रहे हैं? घर में पहले ही गरीबी है और आप यह कचरा उठाकर ले आते हैं। लोग हम पर हंसते हैं। मुल्ला ने उन कांच के टुकड़ों को चांद की रोशनी में घुमाते हुए कहा, फातिमा, तुम इसे कचरा कहती हो? मैं इसमें अपने महल की दीवारों की चमक देख रहा हूं। फातिमा हैरान रह गई। महल? कैसा महल? हमारे पास तो सर छुपाने के लिए भी ढंग की छत नहीं है। मुल्ला की आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने अपनी बीवी का हाथ थामा और कहा, मैं एक महल बनाऊंगा, फातिमा। ऐसा महल जो आज तक किसी बादशाह ने भी नहीं बनाया होगा। पत्थरों और गारे का नहीं, ख्वाबों और ख्यालों का महल। मेरा ख्वाबों का महल। फातिमा को लगा कि मुल्ला शायद गरीबी से तंग आकर बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लेकिन मुल्ला की यह बात घर की दीवारों से बाहर निकल गई। बच्चों ने उन्हें उस बंजर जमीन पर मिट्टी से बड़े बड़े नक्शे बनाते देखा था। किसी ने उन्हें बड़बड़ाते सुना था, इस महल की नींव सोने की होगी और दीवारें होंगी हीरे की। बस, फिर क्या था? एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते पहुंचते यह बात एक भयंकर अफवाह में बदल गई। क्या तुम्हें पता है,
मुल्ला नसरुद्दीन को कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है। वह शहर के बाहर एक आलीशान महल बनवा रहा है। ऑडियंस से पहला सवाल। दोस्तों, कहानी की तो बस ये शुरुआत है। आपको क्या लगता है, मुल्ला के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या वह सच में कोई महल बनाने वाले हैं? या यह उनकी कोई नई शरारत है जिसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? अपनी थ्योरी हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर कहानी का यह रहस्य आपको दिलचस्प लग रहा है तो इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है। अध्याय 2, बुखारा की हवाओं में उड़ती अफवाहें। मुल्ला के ख्वाबों के महल की अफवाह ने पूरे बुखारा में आग लगा दी। हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा था। इस कहानी के भी सोने की लंका की कहानी की तरह कई नए और मसालेदार रूप सामने आने लगे। एक वर्जन यह था, मैंने सुना है मुल्ला के गधे ने उन्हें खलीफा हारून अल रशीद के खोए हुए खजाने का रास्ता बताया है। वह उसी खजाने से महल बनवा रहे हैं। दूसरा वर्जन यह था, अरे नहीं, मुल्ला को एक जिन्न मिल गया है जो उनके हर हुक्म की तामील करता है। वह महल जिन्न ही बना रहा है। तीसरा और सबसे खतरनाक वर्जन यह था, मुल्ला एक बहुत बड़े कीमियागर एल्केमिस्ट हैं। वह रात के अंधेरे में मिट्टी को सोने में बदलना सीख गए हैं। वह जो कचरा इकट्ठा करते हैं वह दिखावा है, असल में वह उसी से सोना बना रहे हैं। यह अफवाहें शहर के सबसे अमीर सौदागर हाजी तैमूर के कानों तक भी पहुंची। हाजी तैमूर एक घमंडी और लालची इंसान था। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक फकीर, एक मस्खरा मुल्ला उससे भी अमीर कैसे हो सकता है और उससे भी बड़ा महल कैसे बनवा सकता है। उसने सोचा, यह जरूर कोई धोखा है। यह फकीर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। मैं इसे बेनकाब करके रहूंगा। शहर में 3 तरह के लोग थे। एक यकीन करने वाले, ये ज्यादातर गरीब और भोले भाले लोग थे जो मुल्ला की कहानी में एक उम्मीद देख रहे थे। उन्हें लगता था कि अगर मुल्ला जैसा गरीब आदमी महल बना सकता है तो शायद उनकी किस्मत भी एक दिन बदल सकती है। 2 अशक करने वाले, ये पढ़े लिखे और अमीर लोग थे, जैसे हाजी तैमूर और शहर के कुछ इमाम, जिन्हें यह सब ढकोसला लग रहा था। 3 तमाशा देखने वाले, ये वे लोग थे जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कहानी सच है या झूठ, उन्हें बस इस तमाशे में मजा आ रहा था। हाजी तैमूर ने अपने जासूस मुल्ला के पीछे लगा दिए। जासूसों ने लौटकर जो बताया वह और भी हैरान करने वाला था। हुजूर, मुल्ला नसरुद्दीन उस बंजर जमीन पर महल तो बनवा रहे हैं, लेकिन वहां कोई मजदूर या कारीगर नहीं है। तो फिर कौन बना रहा है महल? हाजी तैमूर ने गुस्से से पूछा। बच्चे, जासूस ने डरते डरते कहा, शहर भर के गरीब और यतीम बच्चे वहां जमा होते हैं। मुल्ला उन्हें वही कचरा देते हैं जो वह इकट्ठा करते हैं और बच्चे दिन भर उससे खेलते हैं, कुछ बनाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। यह सुनकर हाजी तैमूर का माथा ठनका। बच्चे, कचरा? यह फकीर जरूर पागल हो गया है, या फिर यह कोई बहुत गहरी चाल है। यह बच्चों की आड़ में जरूर कोई गैरकानूनी काम कर रहा है। मैं इसे बादशाह के सामने घसीटकर ले जाऊंगा। अब यह मामला सिर्फ मुल्ला के सपने का नहीं रहा था, यह मुल्ला और हाजी तैमूर की इज्जत की लड़ाई बन चुका था। और इस लड़ाई का मैदान थी वह बंजर जमीन जहां ख्वाबों का महल तामीर हो रहा था। अध्याय 3, एक ख्वाब की बुनियाद। जो बात हाजी तैमूर के जासूसों ने देखी थी वह सच थी। मुल्ला ने उस बंजर जमीन को एक अजीब सी कर्मशाला में बदल दिया था। लेकिन वहां पत्थर नहीं तराशे जा रहे थे, वहां बच्चों की कल्पना को तराशा जा रहा था। मुल्ला हर सुबह वहां पहुंचते और उनके पीछे पीछे शहर के वो बच्चे आते जिनके पास खेलने के लिए न तो खिलौने थे और न ही कोई बाग बगीचा। ये किसी गरीब मोची के बच्चे थे, किसी बेवा के या किसी यतीम खाने के।
इन बच्चों की आंखों में दुनिया की सारी मासूमियत थी, लेकिन उनके दिलों में हालात की उदासी भी थी। मुल्ला ने अपनी झोली से टूटे हुए रंगीन कांच के टुकड़े निकाले और बच्चों से कहा, चलो आज हम सूरज की किरणों को पकड़ने का खेल खेलेंगे। इन टुकड़ों से हम एक ऐसी दीवार बनाएंगे कि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़े तो जमीन पर एक इंद्रधनुष बन जाए। बच्चे खुशी खुशी उस काम में लग गए। वे मिट्टी के गारे से उन कांच के टुकड़ों को एक नीची सी दीवार पर चिपकाने लगे। वह कोई शाही दीवार नहीं थी, लेकिन जब वह बनकर तैयार हुई और सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो सच में जमीन पर सैकड़ों छोटे छोटे इंद्रधनुष नाचने लगे। बच्चों की खिलखिलाहट से वह बंजर जमीन गूंज उठी। अगले दिन मुल्ला नदी से लाए चिकने गोल पत्थर लेकर आए। आज हम अपने महल का फर्श बनाएंगे। एक ऐसा फर्श जिस पर नंगे पैर चलने से ऐसा लगे जैसे कोई तुम्हारे पैरों की मालिश कर रहा हो। बच्चों ने उन पत्थरों को एक रास्ते की शक्ल में जमीन पर बिछा दिया। पुरानी लकड़ियों से उन्होंने बैठने के लिए अजीब सी शक्ल की बेंचें बनाईं। पुराने घड़ों की ठीकरियों से उन्होंने जमीन पर एक बड़ी सी मछली का चित्र बनाया। धागे और टूटी चूड़ियों से उन्होंने ऐसे पर्दे बनाए जो हवा चलने पर एक मीठा संगीत पैदा करते थे। वह जगह धीरे धीरे बदल रही थी। वह अब बंजर जमीन नहीं थी। वह एक कलाकृति बन रही थी, एक ऐसी जगह जो बच्चों की हंसी, उनकी कल्पना और उनकी मेहनत से बन रही थी। मुल्ला ने उसे कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन बच्चे उसे जादू की दुनिया कहने लगे थे। उस झुंड में एक छोटी सी बच्ची थी, जोया। उसके पिता 1 साल पहले बीमारी में गुजर गए थे और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके पेट पालती थी। जोया बहुत चुप चुप रहती थी और कभी मुस्कुराती नहीं थी। एक दिन मुल्ला ने उसे एक चिकनी लकड़ी का टुकड़ा और एक नुकीला पत्थर दिया और कहा, जोया, तुम्हारे दिल में जो भी है उसे इस लकड़ी पर उतार दो। जोया ने कई दिनों की मेहनत के बाद उस लकड़ी से एक उड़ते हुए पंछी की मूर्ति बनाई। उस पंछी की आंखों में एक अजीब सी आजादी की चमक थी। जिस दिन वह मूर्ति पूरी हुई, सालों बाद जोया के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। मुल्ला ने उस मूर्ति को महल के गेट पर सबसे ऊंची जगह पर लगा दिया। कहानी के बीच में अपील। दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हैं कि मुल्ला का ख्वाबों का महल आखिर है क्या? यह कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि कुछ और ही बन रहा है। अगर आपको मुल्ला का यह अनोखा महल पसंद आ रहा है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहानी का असली क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। चलिए देखते हैं हाजी तैमूर अपनी अगली चाल क्या चलता है। अध्याय 4, अमीर की साजिश और शाही फरमान। हाजी तैमूर को जब यह पता चला कि मुल्ला बच्चों के साथ मिलकर कचरे से कलाकृतियां बना रहा है तो उसका शक यकीन में बदल गया। मैं समझ गया, उसने अपने चमचों से कहा, यह फकीर बहुत चालाक है। यह बच्चों को बहला फुसलाकर उनसे मजदूरी करवा रहा है। और यह जो कलाकृतियां बनवा रहा है, यह जरूर किसी खजाने का नक्शा या कोई गुप्त संदेश है जो वह अपने विदेशी दुश्मनों को भेजता है। यह सिर्फ एक धोखेबाज नहीं, बल्कि एक गद्दार भी है। हाजी तैमूर का लालच अब नफरत में बदल चुका था। वह सीधा बुखारा के सूबेदार मीर कासिम के पास पहुंचा। मीर कासिम एक कठोर और कानून का पक्का आदमी था, जिसे ओशायरी या फकीरों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाजी तैमूर ने सूबेदार के सामने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, शहर में गजब हो रहा है। नसरुद्दीन नाम का एक फकीर, जो खुद को मुल्ला कहता है, उसने पूरे शहर को धोखा दिया है। उसने खजाना मिलने की अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह किया है। वह शाही जमीन पर कब्जा करके बैठा है और यतीम बच्चों से बिना पैसे दिए मजदूरी करवा रहा है। मुझे तो शक है कि वह बादशाह सलामत के खिलाफ कोई साजिश भी रच रहा है। उसने बातों को इतना नमक मिर्च लगाकर पेश किया कि सूबेदार मीर कासिम की त्योरियां चढ़ गईं।
क्या कह रहे हो तुम? हमारी हुकूमत में ऐसा होने की जुर्रत किसकी हुई? सूबेदार गरजा। सबूत आपके सामने है हुजूर। आप चाहे तो खुद जाकर देख सकते हैं। वह उसे अपना ख्वाबों का महल कहता है। अगर उसके पास सच में कोई खजाना है तो उसे शाही खजाने में उसका हिस्सा जमा करवाना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे लोगों को धोखा देने और शाही जमीन पर कब्जा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हाजी तैमूर ने अपनी चाल चली। सूबेदार मीर कासिम को यह बात तर्कसंगत लगी। उसने तुरंत एक शाही फरमान जारी किया। फरमान में लिखा था, मुल्ला नसरुद्दीन को हुक्म दिया जाता है कि आज से ठीक 15 दिन बाद, जुमे की नमाज के बाद, वह अपने ख्वाबों के महल और अपनी सारी दौलत का ब्यौरा सूबेदार मीर कासिम और बुखारा की अवाम के सामने पेश करे। अगर वह अपनी दौलत का स्रोत बताने में नाकाम रहा या यह साबित हुआ कि उसने कोई धोखा किया है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसकी सारी संपत्ति जो भी है जब्त कर ली जाएगी और उसे शहर से निकाल दिया जाएगा। यह फरमान पूरे शहर में मुनादी करवाकर सुनवाया गया। अब यह सिर्फ एक अफवाह या तमाशा नहीं रहा था। यह मुल्ला नसरुद्दीन की जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। 15 दिन बाद या तो मुल्ला एक अमीर आदमी के रूप में सामने आने वाला था या फिर एक धोखेबाज मुजरिम के रूप में। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। जिन लोगों को मुल्ला पर यकीन था वे भी अब घबराने लगे। फातिमा रो रो कर बेहाल थी। मैंने कहा था मुल्ला जी, यह सब मत कीजिए। अब हम क्या करेंगे? मुल्ला नसरुद्दीन ने लंबा चौड़ा शाही फरमान सुना और हमेशा की तरह बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, फातिमा घबराओ मत। 15 दिन बाद ही तो ख्वाबों के महल का उद्घाटन होना है। सूबेदार साहब खुद मेहमान बनकर आ रहे हैं, यह तो खुशी की बात है। यह कहकर मुल्ला ऐसे निश्चिंत हो गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। और अगले दिन से उन्होंने अपने महल को पूरा करने का काम और भी तेजी से शुरू कर दिया। अध्याय 5, उद्घाटन का दिन और एक अनोखा महल। 15वां दिन आ गया। वह दिन बुखारा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। जुमे की नमाज के बाद पूरा शहर उस बंजर जमीन की ओर उमड़ पड़ा। खुद सूबेदार मीर कासिम अपने लावलश्कर और सिपाहियों के साथ वहां मौजूद था। हाजी तैमूर उसके बगल में ऐसे खड़ा था जैसे आज उसकी सबसे बड़ी जीत होने वाली हो। भीड़ में हर तरह के लोग थे, उत्सुक, शक्की और डरे हुए। वे सब एक भव्य आलीशान महल देखने की उम्मीद कर रहे थे जिसके गुंबद सोने के और दीवारें हीरे की हों। जब भीड़ उस जगह पहुंची तो सब के सब जहां के तहां रुक गए। एक खामोशी छा गई जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। उनकी आंखों के सामने कोई महल नहीं था। वहां थी वही बंजर जमीन, लेकिन अब वह बंजर नहीं थी। वह एक खूबसूरत, अनोखे और जादुई बाग में बदल चुकी थी। प्रवेश द्वार टूटी लकड़ियों से एक मेहराब बनाया गया था जिस पर जोया की बनाई आजाद पंछी की मूर्ति लगी थी। दीवारें नीची नीची दीवारें जिन पर रंगीन कांच के टुकड़ों से इंद्रधनुषी पैटर्न बने हुए थे, धूप में चमक रही थी। फर्श चिकने गोल पत्थरों का रास्ता अंदर तक जाता था जिसके दोनों तरफ जंगली फूलों के पौधे लगे थे। संगीत हवा से हिलते हुए चूड़ियों और धागों के पर्दे एक मीठी, धीमी धुन पैदा कर रहे थे। कला दीर्घा बच्चों की बनाई हुई मिट्टी की मूर्तियां, घड़ों की ठीकरियों से बनी तस्वीरें और अजीब सी आकृतियां करीने से सजाई गई थी। ज्ञान का कोना एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ पुरानी पांडुलिपियां और किताबें रखी थीं जिसे मुल्ला ने खुला पुस्तकालय का नाम दिया था। विचारों का फव्वारा बीच में एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें साफ पानी भरा था और बच्चे उसमें कागज की नावें तैरा रहे थे। और इस अनोखे महल में घूम रहे थे शहर के वही गरीब बच्चे जिनके चेहरों पर आज डर या उदासी नहीं बल्कि आत्मविश्वास और खुशी थी। वे आने वाले लोगों को बता रहे थे, यह देखिए
यह दीवार मैंने बनाई है। यह मूर्ति मेरे हाथों से बनी है। भीड़ हैरान थी, खामोश थी। यह वह नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। यह किसी भी बादशाह के महल से ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन इसमें सोना चांदी का एक कण भी नहीं था। तभी हाजी तैमूर की आवाज गूंजी। धोखा, फरेब। यह है इसका महल? यह तो कचरे का ढेर है। इसने हम सबके साथ धोखा किया है, हुजूर। इसे गिरफ्तार कर लीजिए। सूबेदार मीर कासिम का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि मुल्ला ने उसका मजाक उड़ाया है। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, पकड़ लो इस धोखेबाज को। सिपाही मुल्ला की तरफ बढ़े, लेकिन मुल्ला अपनी जगह पर शांत खड़े रहे। उन्होंने हाथ उठाकर सिपाहियों को रोका और सूबेदार की तरफ देखकर बोले, 1 मिनट, सूबेदार साहब। आपने मुझे अपना महल और अपनी दौलत पेश करने का हुक्म दिया था। महल तो आपके सामने है। अब मेरी दौलत भी देख लीजिए। यह कहकर मुल्ला ने उन बच्चों को इशारा किया। वे सब बच्चे दौड़कर मुल्ला के पास आ गए और उनके चारों ओर खड़े हो गए। मुल्ला ने उन बच्चों के कंधों पर हाथ रखकर कहा, यह है मेरी दौलत, हुजूर। यह हंसते खिलखिलाते, कल्पना से भरे बच्चे, यही मेरी असली मिल्कियत है। और फिर मुल्ला ने वह ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे बुखारा के लोग आज भी याद करते हैं। अध्याय 6, ख्वाबों के महल का असली मतलब। मुल्ला नसरुद्दीन की आवाज शांत लेकिन बुलंद थी। वह सिर्फ सूबेदार से नहीं, बल्कि हर एक इंसान से बात कर रहे थे जो वहां मौजूद था। आप सब यहां एक महल देखने आए थे, मुल्ला ने कहना शुरू किया। एक ऐसा महल जिसकी दीवारें पत्थर की और छतें सोने की हों। मैं भी एक महल बनाना चाहता था, लेकिन मेरी नज़र में एक सच्चे महल की परिभाषा कुछ और है। उन्होंने हाजी तैमूर की आलीशान हवेली की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहर में पत्थर की इमारतें तो बहुत हैं। ऐसी इमारतें जिनकी ऊंची दीवारें अंदर रहने वालों को बाहर की दुनिया से काट देती हैं। ऐसे महल जो दौलत की नुमाइश तो करते हैं, लेकिन अंदर रहने वालों को अकेला और बेचैन कर देते हैं। मैंने ऐसा महल नहीं बनाना चाहा। मैं एक ऐसा महल बनाना चाहता था जिसकी कोई दीवार न हो, ताकि हर कोई बेझिझक अंदर आ सके। मैं एक ऐसा महल बनाना चाहता था जिसकी छत आसमान हो, ताकि हम सितारों को देख सकें। मैं एक ऐसा महल बनाना चाहता था जो दौलत से नहीं, दिलों से बने। फिर वह अपनी रचना की ओर मुड़े। आप जिसे कचरा कह रहे हैं, हाजी तैमूर, वह कचरा नहीं है। वह इस शहर द्वारा फेंकी गई क्रिएटिविटी, रचनात्मकता है। इस महल की नींव किसी खजाने पर नहीं, इन बच्चों की मासूम हंसी पर रखी गई है। इस महल की दीवारें संगमरमर की नहीं, इन बच्चों की कल्पनाओं के इंद्रधनुषी रंगों से बनी है। इस महल का संगीत किसी शाही गवैया का नहीं, बल्कि इन बच्चों की खिलखिलाहट और हवा की सरसराहट का है। और इस महल का खजाना, मुल्ला ने जोया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इस महल का खजाना सोने चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि एक उदास बच्ची की आंखों में लौटी हुई चमक है। एक बच्चे के हाथ से बनी पहली कलाकृति है। एक बच्चे का यह आत्मविश्वास है कि वह भी कुछ सुंदर बना सकता है। मुल्ला ने सूबेदार की आंखों में आंखें डालकर कहा, सूबेदार साहब, एक सल्तनत की असली दौलत उसके खजाने में नहीं, बल्कि उसकी आने वाली नस्लों के ख्वाबों में होती है। अगर हमारे बच्चे सपने देखना ही छोड़ देंगे, तो हमारी सल्तनत खंडहर हो जाएगी। मैंने बस इन बच्चों के सपनों को एक घर दिया है। यही है मेरा ख्वाबों का महल। अब आप फैसला कीजिए, क्या मैंने कोई जुर्म किया है? मुल्ला के भाषण ने जैसे सब पर जादू कर दिया था। सूबेदार मीर कासिम, जो एक कठोर प्रशासक था, उसकी आंखों में भी नमी आ गई। उसने हाजी तैमूर की तरफ घृणा से देखा, जिसकी आंखें शर्म और गुस्से से झुकी हुई थीं। लोगों की भीड़ में से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी।
लोग मुल्ला की जय जयकार करने लगे। सूबेदार मीर कासिम अपने घोड़े से उतरा, मुल्ला के पास आया और उसे गले से लगा लिया। उसने ऐलान किया, मुल्ला नसरुद्दीन, तुम धोखेबाज नहीं, बल्कि इस शहर के सबसे बड़े दौलतमंद इंसान हो। आज से यह ख्वाबों का महल एक शाही संपत्ति है जिसकी देखरेख हुकूमत करेगी। यह हमेशा इन बच्चों के लिए खुला रहेगा। और हाजी तैमूर को अपनी झूठी शिकायत के लिए मुल्ला से माफ़ी मांगनी होगी और इस महल के रखरखाव के लिए हर साल 1000 सोने की मोहरें देनी होंगी। उस दिन बुखारा के लोगों को समझ आया कि असली महल ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि प्यार, कल्पना और सपनों से बनता है। मुल्ला का सपना सच हुआ था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा लोगों ने सोचा था। वह एक ऐसा सपना था जो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सच हुआ था। ऑडियंस से आखिरी सवाल। दोस्तों, क्या आपके शहर में भी ऐसे किसी ख्वाबों के महल की जरूरत है? एक ऐसी जगह जहां दौलत नहीं, इंसानियत और कल्पना की पूजा हो। मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो का अंत। तो दोस्तों, यह थी मुल्ला नसरुद्दीन और उनके ख्वाबों के महल की लंबी और अनोखी दास्तां। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें वो नहीं होती जिन्हें खरीदा जा सके, बल्कि वो होती हैं जिन्हें महसूस किया जा सके। आपको हमारी यह पेशकश कैसी लगी, यह हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूलें। अगर यह कहानी आपको वाकई में पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने सपनों को जिंदा रखिए। धन्यवाद। मुल्ला का प्याज का बाजार, हर आंसू की कहानी। धूल और उम्मीद की गंध, सिसकियों की धुन और न जाने कितने अनकहे शब्दों का शोर। यह मुल्ला का प्याज का बाजार था। शहर के सबसे पुराने कोने में बसा, जहां सूरज की किरणें भी देर से पहुंचती थीं और जल्दी ढल जाती थीं, मानो यह जगह अपने भीतर कुछ छिपाए हुए हो। यहां ईंटें नहीं, सदियों का इंतजार बोलता था। पत्थर नहीं, गुमनाम जिंदगियों की कहानियां गूंजती थीं। और इस बाजार का केंद्र था मुल्ला, एक आदमी जिसकी उम्र उसके चेहरे की झुर्रियों से नहीं, उसकी आंखों की गहराई से आंकी जाती थी। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और एक ऐसी खामोशी जो 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती थी। वह कभी हंसता नहीं था, न कभी ऊंची आवाज में बात करता था। उसकी उपस्थिति एक प्राचीन वृक्ष की तरह थी, जड़ें गहरी, शाखाएं विस्तृत, पर तना अडिग। उसकी दुकान बाजार के बीचों बीच थी। ढेर के ढेर प्याज, लाल, सुनहरे, छोटे, बड़े। हर प्याज अपनी मिट्टी की कहानी लिए, अपनी परत में एक रहस्य छिपाए। लोग यहां आते थे सौदा करने, मोल भाव करने, रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने। पर मुल्ला जानता था, वे कुछ और तलाशने आते थे। वह सिर्फ प्याज नहीं बेचता था, वह आंसू बेचता था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कि वह लोगों को रुलाता था, बल्कि वह उन्हें एक ऐसा माध्यम देता था जहां उनके रुके हुए आंसू, उनकी दबी हुई भावनाएं, उनकी अनकही पीड़ा बाहर आ सके। हर प्याज की फाक, हर तीखी गंध एक बहाना बन जाती थी आंसू बहाने का। और मुल्ला, वह उन आंसुओं को पढ़ सकता था। हर आंसू की अपनी कहानी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्याज आपको क्यों रुलाता है? क्या यह सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कुछ गहरा है? आपकी क्या राय है, मित्रों? कमेंट्स में जरूर बताइए। आज भी बाजार में हलचल थी। सुबह की पहली किरणें अभी पूरी तरह से नहीं फैली थीं, पर काम शुरू हो चुका था। मुल्ला अपनी चौकी पर बैठा,
अपने प्याजों के ढेर को निहार रहा था। उसकी आंखें हर आने जाने वाले पर ठहरती थीं, मानो हर चेहरे पर लिखी हुई कोई पुरानी पांडुलिपि पढ़ रहा हो। एक वृद्धा, जुलेखा, उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसके कांपते हाथों में एक पुराना, फटा हुआ थैला था। आंखें धंसी हुई थीं और होठों पर एक ऐसी लकीर जो कभी मुस्कुराने की याद नहीं दिलाती थी। वह बाजार में सबसे सस्ती सब्जियां ढूंढती फिरती थी। मुल्ला उसे जानता था। हर तीसरे दिन वह आती थी और हर बार उसकी कहानी एक ही होती थी, कम पैसे, ज्यादा जरूरतें। मुल्ला भाई, जुलेखा की आवाज शहद की तरह गाढ़ी थी, पर उसमें थकान घुली हुई थी। आज क्या भाव है तुम्हारे प्याजों का? मुल्ला ने बिना आवाज किए अपनी उंगलियों से एक छोटा सा ढेर दिखाया। 5 छोटे प्याज। इतने में तो एक वक्त का भी गुजारा नहीं होगा। जुलेखा ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी निराशा थी। थोड़ा और नहीं दे सकते क्या? बेटे को बुखार है और घर में कुछ नहीं है सिवाय सूखी रोटियों के। मुल्ला ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि जुलेखा को प्याज सिर्फ खाने के लिए नहीं चाहिए। उसे कुछ और चाहिए था। उसने अपनी सूखी मुट्ठी खोली और उसमें से एक बड़ा, गहरा लाल प्याज निकाला। यह ले जाओ, अम्मा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ जुलेखा ही सुन पाई। यह तुम्हें राहत देगा। जुलेखा ने प्याज लिया। उसके माथे पर शिकन थी। यह बाजार का सबसे बड़ा और सबसे तीखा प्याज था। उसे लगा मुल्ला ने मजाक किया है। पर मुल्ला की आंखों में कोई मजाक नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ थी। जुलेखा घर पहुंची। बेटा भूखा और बीमार लेटा था। उसने चूल्हा सुलगाया और बिना सोचे समझे वही बड़ा प्याज काटना शुरू किया। पहली परत, दूसरी परत, और फिर एक तीखी गंध उसके नथुनों से होते हुए उसकी आंखों तक पहुंची। उसकी आंखों में पानी भर आया। यह सिर्फ प्याज का असर नहीं था। यह उस पीड़ा का असर था जो महीनों से उसके भीतर दबी थी। बेटे की बीमारी, गरीबी, लाचारी, सब आंसुओं के साथ बाहर आने लगा। वह रोई, जी भर के रोई। उसने कभी इतने सुकून से रोया नहीं था। हर आंसू में उसकी ममता थी, उसका दुख था और उसकी उम्मीद थी कि ये आंसू उसके बेटे की तकलीफ को भी धो देंगे। जब उसके आंसू थम गए तो उसे हल्का महसूस हुआ। उसने उस प्याज से एक छोटी सी सब्जी बनाई और बीमार बेटे को खिलाई। उस दिन खाने से ज्यादा उन आंसुओं ने मां और बेटे को शक्ति दी थी। मुल्ला यह जानता था। वह जानता था कि कभी कभी हमें रोने के लिए एक बहाने की जरूरत होती है। एक सुरक्षित जगह की, जहां हम खुद को रोके नहीं। और उसका प्याज का बाजार यही सुरक्षित जगह था। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई पल आया है जब आपने किसी बहाने से खुद को रोने दिया हो और उसके बाद राहत महसूस की हो? अगर हां, तो उस पल को याद करके अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा करें। बाजार में दोपहर ढलने लगी थी। सूरज की तपिश बढ़ रही थी। तभी एक नौजवान, रेहान, मुल्ला की दुकान पर आया। वह नए जमाने का लड़का था, फैशनेबल कपड़े, आत्मविश्वास से भरा लहजा। पर मुल्ला उसकी आंखों में एक अजीब सी हड़बड़ाहट देख सकता था। मुल्ला भाई, 1 किलो प्याज चाहिए, रेहान ने लगभग आदेश देते हुए कहा। जल्दी करो। और अच्छे वाले देना, सड़ेगले नहीं। मुल्ला ने एक निगाह उस पर डाली। रेहान एक छोटा मोटा व्यापारी था। हाल ही में उसने अपना नया धंधा शुरू किया था। वह बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, पर मुल्ला को पता था, उसकी अंदरूनी दुनिया डगमगा रही थी। कौन से दूं? मुल्ला ने धीमी आवाज में पूछा। वही, जो सबसे ज्यादा तीखे हों, रेहान ने बेफिक्री से कहा। आज मेहमान आने वाले हैं। खाने में तीखापन चाहिए। मुल्ला ने कुछ बड़े, लाल प्याज उठाकर रेहान के थैले में डाल दिए। रेहान ने पैसे दिए और बिना कुछ और बोले तेजी से चला गया।
उस शाम रेहान के घर पर पार्टी थी। उसने खुद खाने की जिम्मेदारी ली थी। अपनी पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए, अपने दोस्तों को अपनी सफलता दिखाने के लिए उसने उत्साह से वही प्याज काटे जो मुल्ला से लिए थे। पहली कट, दूसरी कट, और फिर रेहान की आंखों से पानी बहने लगा। वह हंसा। अरे, क्या जहरीले प्याज हैं मुल्ला के, पर हंसी के पीछे एक कड़वाहट थी। जितनी तेजी से वह प्याज काट रहा था, उतनी ही तेजी से उसके आंसू बह रहे थे। और उन आंसुओं में केवल प्याज की तीखी गंध नहीं थी। उनमें उसकी असफलता का डर था, उसके बढ़ते कर्ज का बोझ था, उसकी पत्नी की उम्मीदों को पूरा न कर पाने का दर्द था। जिस नए धंधे को उसने बड़े सपनों से शुरू किया था, वह बैठ रहा था। वह हंसने की कोशिश कर रहा था, पर उसके भीतर का सैलाब उसे डुबो रहा था। वह खुद को रोक न सका। प्याज काटते काटते वह रोने लगा। फूट फूट कर नहीं, बल्कि चुपचाप, आंसुओं की एक अंतहीन धारा उसकी आंखों से बहती रही। पार्टी का शोर उसके कानों में कम हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी कमजोरियां, उसका सारा भय उन आंसुओं के साथ बह रहा है। जब आंसू थमे, तो एक अजीब सी शांति उसके भीतर छा गई। प्याज कटे हुए थे, और उसने पहली बार अपनी हार को स्वीकार किया था। उसे महसूस हुआ कि उसे अब जमीन पर उतरना होगा, अपने सपनों को थोड़ा छोटा करना होगा और फिर से शुरू करना होगा। अगले दिन रेहान फिर मुल्ला की दुकान पर आया। इस बार उसके चेहरे पर वह दिखावटी आत्मविश्वास नहीं था। वह शांत था, थोड़ा थका हुआ, पर आंखों में एक नई चमक थी। मुल्ला भाई, उसने कहा, आज सिर्फ 2 छोटे प्याज चाहिए। मुल्ला ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक स्वीकृति थी। यह लो, बेटा, मुल्ला ने प्याज दिए। कभी कभी सबसे छोटी शुरुआत ही सबसे बड़ी मंजिल तक ले जाती है। रेहान ने मुल्ला की बात सुनी, और पहली बार उसने मुल्ला की आंखों में एक गहरा, अनकहा दर्द देखा। जैसे मुल्ला ने उसकी कहानी पढ़ी थी, वैसे ही रेहान को लगा कि मुल्ला की अपनी भी एक कहानी है, जो इन प्याजों के ढेर में कहीं दबी हुई है। तो दोस्तों, यह मुल्ला का प्याज का बाजार है, जहां हर प्याज सिर्फ एक सब्जी नहीं, एक कहानी की कुंजी है। जहां हर आंसू सिर्फ एक भावना नहीं, एक सत्य का प्रतीक है। इस बाजार की सबसे गहरी आवाज क्या है? क्या यह सिर्फ प्याजों की तीखी गंध है, या कुछ और, जो इन कहानियों के भीतर छिपा है? अगर आपको यह कहानी छू रही है, और आप मुल्ला की दुनिया में और गहरे जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, क्या आप जानना चाहते हैं मुल्ला की अपनी कहानी, वह राज जो उसकी आंखों में छिपा है? यह यात्रा अभी शुरू हुई है, और हर परत में एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। बने रहिए, कहानी अभी बाकी है। मुल्ला का प्याज का बाजार, हर आंसू की कहानी, भाग 2। बाजार में शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें भी अब ठंडी पड़ चुकी थीं, और बाजार की पुरानी इमारतों पर एक उदास सी चमक बिखर रही थी। हवा में अब भी प्याज की तीखी, पर जानी पहचानी गंध घुली हुई थी, जो मुल्ला के लिए किसी धुन से कम नहीं थी। वह अपनी दुकान पर अकेला बैठा था, जैसे सदियों से बैठा हो। उसके सामने प्याजों का ढेर अब थोड़ा कम हो गया था, पर हर बचे हुए प्याज में वही अनकही कहानियां सिमटी थीं। तभी एक तेज कदमों की आहट सुनाई दी। यह अर्जुन था, शहर का एक सफल बिल्डर, जिसकी पहचान थी उसकी बेदाग सूट, उसकी बेजोड़ सफलता और उसकी पत्थर जैसी दृढ़ता। वह कभी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करता था। उसका मानना था कि भावनाएं कमजोरी का प्रतीक हैं, और आंसू तो निरी मूर्खता। उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी, और उसकी आवाज में हमेशा एक सधा हुआ आत्मविश्वास होता था। वह बाजार में कभी नहीं आता था। आज पहली बार आया था, क्योंकि उसकी घरेलू सहायक छुट्टी पर थी,
और उसे घर पर एक महत्वपूर्ण डिनर पार्टी की तैयारी करनी थी। उसने अपनी महंगी गाड़ी बाजार के बाहर रोकी थी और जैसे तैसे इस भीड़ भरे रास्ते से होते हुए मुल्ला की दुकान तक पहुंचा था। मुल्ला, अर्जुन की आवाज में हल्की सी चिढ़ थी, मानो वह इस जगह पर आकर कोई एहसान कर रहा हो। मुझे 1 किलो प्याज चाहिए, सबसे अच्छे वाले, कोई सड़ेगले नहीं। मुल्ला ने अपनी शांत आंखें उठाईं और अर्जुन को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ चमका जिसे अर्जुन समझ नहीं पाया। मुल्ला ने कोई सवाल नहीं पूछा, न ही मोलभाव किया। उसने अपने हाथों से एक ऐसा प्याज चुना जो बाजार के सबसे बड़े प्याजों में से था। उसकी ऊपरी परत गहरी लाल थी और उसकी बनावट में एक अजीब सी सघनता थी। मुल्ला ने उसे तौला और चुपचाप अर्जुन के दिए हुए थैले में डाल दिया। कितने हुए? अर्जुन ने बेफिक्री से पूछा, पर्स निकालते हुए। मुल्ला ने अपनी उंगलियों से दाम बताया। अर्जुन ने बिना देखे पैसे दिए और लगभग भागते हुए वापस अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। उसे इस गंदे और शोरगुल वाले बाजार में एक पल भी रुकना मंजूर नहीं था। क्या आपने कभी खुद को भावनाओं से बचाने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए कि आपको लगा कि यह कमजोरी है? और क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई छोटी सी चीज ने उस कवच को तोड़ दिया? आपकी क्या राय है, मित्रों? कमेंट्स में जरूर बताइए। अर्जुन अपने आलीशान अपार्टमेंट पहुंचा। उसकी मॉड्यूलर किचन में हर उपकरण चमक रहा था। उसने महंगे चाकुओं का सेट निकाला और मुल्ला के दिए हुए प्याज को चॉपिंग बोर्ड पर रखा। वह सोच रहा था कि आज रात की पार्टी कितनी शानदार होगी। उसके मेहमान उसकी तरक्की देखकर कैसे ईर्ष्या करेंगे। उसने प्याज काटना शुरू किया। पहली फाक, दूसरी फाक, और फिर एक तीखी गंध उसके नथुनों से होते हुए उसकी आंखों तक पहुंची। उसकी आंखों में एक हल्की जलन शुरू हुई। वह चिढ़ा, क्या बकवास है? इतना जहरीला प्याज। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, पर जलन बढ़ती गई। जितनी तेजी से वह प्याज काट रहा था, उतनी ही तेजी से उसकी आंखों से पानी बहने लगा, एक एक बूंद। यह सिर्फ प्याज का असर नहीं था, वह जानता था। यह उसकी आत्मा की गहराई से उठ रही कोई आवाज थी, जिसे उसने सालों से खामोश कर रखा था। आंसुओं की बूंदों के साथ उसकी जिंदगी के वो पल तैरने लगे जहां उसने खुद को पत्थर बना लिया था। उसे याद आया उसकी मां की मौत का दिन। उसने एक भी आंसू नहीं बहाया था, क्योंकि उसके पिता ने सिखाया था कि मर्द रोते नहीं। उसे याद आया जब उसका पहला प्यार उसे छोड़कर चला गया था, तब भी उसने अपने दोस्तों के सामने मुस्कान बनाए रखी थी। उसे याद आया जब उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ था, तब भी उसने अपने सहयोगियों को विश्वास दिलाया था कि वह ठीक है। आज उन आंसुओं के साथ वह सारा दबा हुआ दर्द, सारी अनकही बातें बाहर आ रही थीं। वह अपने भीतर के उस खोखलेपन को महसूस कर पा रहा था जिसे उसने सफलता के नकाब के पीछे छिपा रखा था। वह रोया, चुपचाप, अपनी अत्याधुनिक किचन में, उन प्याजों के सामने जिनकी तीखी गंध ने उसके पत्थर दिल को भेद दिया था। उसके आंसू केवल जलन नहीं थे, वे उसके पछतावे थे, उसकी अधूरी इच्छाएं थीं, उसकी अप्राप्त भावनात्मक जरूरतें थीं। जब आंसू थम गए तो अर्जुन ने खुद को शीशे में देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सूजा हुआ था, पर एक अजीब सी शांति उसके भीतर थी। उसे लगा जैसे बरसों का बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि मुल्ला ने उसे यह प्याज क्यों दिया था, पर उसे पता था कि कुछ बदल गया था। वह अब पहले जैसा नहीं रहा था। अगले दिन अर्जुन फिर मुल्ला की दुकान पर आया। इस बार वह अपनी महंगी गाड़ी में नहीं, बल्कि पैदल आया था। उसके चेहरे पर सूट की वह अकड़ नहीं थी। उसने मुल्ला को देखा और पहली बार उसकी आंखों में एक सवाल था, एक स्वीकारोक्ति थी। मुल्ला भाई, उसकी आवाज में एक अजीब सी नम्रता थी। वह प्याज, वह कमाल का था।
मुल्ला ने अपनी पुरानी लकड़ी की चौकी पर बैठे हुए अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में वही गहरी समझ थी जो उसने कल देखी थी। मुल्ला ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया। उस पल अर्जुन को लगा कि मुल्ला सिर्फ प्याज नहीं बेचता, वह कहानियां पढ़ता है, वह आत्माओं को समझता है, और शायद वह अपनी खुद की भी कोई कहानी छिपाए हुए है। क्या आप मुल्ला की इस खामोशी के पीछे का राज जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि मुल्ला क्यों कभी नहीं हंसता और उसकी आंखों में वह गहरी उदासी क्यों है? अगर आपको यह कहानी छू रही है और आप मुल्ला की दुनिया में और गहरे जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह सिर्फ एक बाजार की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने हर आंसू को पढ़ा है और शायद खुद भी अनगिनत आंसू बहाए हैं। बने रहिए, कहानी अभी बाकी है और अब हम मुल्ला के अतीत की परतों को खोलना शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक एक रात चांद आसमान से गायब हो जाए तो दुनिया कैसी दिखेगी? सोचिए, क्या ऐसी रातें डरावनी होंगी या रहस्यमय? यह सवाल आप अपने मन में रखिए और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपका क्या सोचना है। हमारी यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक मामूली से गांव में एक असंभव घटना घटित हुई और कैसे एक असाधारण व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस असंभव को संभव कर दिखाया। तो अपनी कुर्सियों की पेटी कस लें, क्योंकि यह सफर लंबा और हैरतअंगेज होने वाला है। भाग 1, अमावस की डरावनी आहट। दूर, बहुत दूर, जहां सभ्यता की चकाचौंध अभी नहीं पहुंची थी, एक छोटा सा गांव था, रोशनीपुरा। नाम तो उसका रोशनीपुरा था, पर उसकी असल रोशनी तो आसमान में चमकता चांद था। पूर्णिमा की रातें वहां किसी उत्सव से कम नहीं होती थीं। चांद की शीतल चांदी सी रोशनी में खेतों में काम करने वाले किसान, घरों के आंगन में बैठी औरतें और गलियों में खेलते बच्चे, सभी एक अजीब सी शांति और संतोष का अनुभव करते थे। परंतु उस शांति पर एक दिन ग्रहण लग गया। एक रात आसमान से चांद गायब हो गया। नहीं, यह कोई बादलों के पीछे छिपने वाली बात नहीं थी, न ही यह कोई सामान्य अमावस की रात थी। यह एक पूर्णिमा की रात थी, जब चांद अपनी पूरी आभा के साथ चमकना चाहिए था, पर वह था ही नहीं। पूरा आसमान एक गहरे काले कंबल में लिपटा हुआ था, जिसमें तारों की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे अपनी टिमटिमाहट से उस अंधकार को चुनौती दें। गांव में हाहाकार मच गया। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। औरतें देवी देवताओं के नाम जपने लगीं। पुरुषों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। किसी ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि रोशनी का एक इतना बड़ा स्रोत ऐसे अचानक गायब हो सकता है। यह सिर्फ एक रोशनी का गायब होना नहीं था, यह उनकी रातों की नींद का, उनके विश्वास का, उनके जीवन के एक अभिन्न अंग का गायब होना था। चांद कहाँ गया? यह कौन सी विपदा आ गई? क्या यह किसी शाप का फल है? किसने चुराया हमारा चांद? गांव के हर घर से, हर गली से यही चीखें उठ रही थीं। भय और अनिश्चितता का एक घना कुहासा पूरे रोशनीपुरा को अपनी चपेट में ले चुका था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखों में सिर्फ खालीपन और दहशत थी। गांव के एक कोने में एक फटेहाल पर तेज आंखों वाला व्यक्ति बैठा था, मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुनकर लोग अक्सर हंसते थे, पर उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर रहस्य को भेदने का दम रखती थी। वह सदियों से कहानियों और लोक कथाओं का हिस्सा रहे थे, अपनी बुद्धिमत्ता और कभी-कभी अपनी रहस्यमयी चालबाजियों के लिए जाने जाते थे। जब गांव में शोर मचा, तो उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी सोच थी। चांद चोरी हो गया है, उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, जैसे किसी गहरे रहस्य को सुलझाने की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हों। उनकी आवाज में न तो आश्चर्य था, न ही भय,
बल्कि एक अजीब सी स्वीकृति थी, जैसे उन्हें यह पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की है कि आपका सबसे प्रिय तारा, आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक, अचानक रात के आसमान से गायब हो जाए? उस पल आपका पहला विचार क्या होगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले ही पल मुल्ला नसीरुद्दीन उठे। उनके उठते ही गांव की सारी आंखें उन पर टिक गईं। लोगों को उम्मीद थी कि मुल्ला कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे। मुल्ला ने धीरे धीरे गांव के बीचों बीच बने चबूतरे की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ गांव की धड़कनें तेज हो रही थीं। जब वे चबूतरे पर खड़े हुए तो पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो हर आहट को निगल जाती थी। मुल्ला ने चारों ओर देखा, उनकी आंखें हर डरे हुए चेहरे पर ठहरती गईं। रोशनीपुरा के वासियों, मुल्ला की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। तुम्हारे भय को मैं समझता हूं। जिस चांद ने सदियों से हमारी रातों को रोशन किया है, वह आज नहीं है। एक पल का सन्नाटा। फिर मुल्ला ने अपनी आवाज में थोड़ी दृढ़ता भरी। हमारा चांद चोरी हो गया है। इस एक वाक्य ने पूरे गांव को हिला दिया। चोरी? चांद की चोरी? यह कैसे संभव था? हाँ, चोरी हो गया है, मुल्ला ने आगे कहा। उनकी आंखों में अब एक नया संकल्प था। यह किसी साधारण चोर का काम नहीं है। यह किसी ऐसी शक्ति का काम है जिसे हम अब तक नहीं पहचान पाए हैं। गांव वाले कांप उठे। किसी राक्षसी शक्ति ने उनके चांद को चुरा लिया। यह विचार ही उनकी रूह कंपाने के लिए काफी था। परंतु मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज अब और ऊंची थी। जिसने भी यह दुस्साहस किया है, उसे यह नहीं पता कि रोशनीपुरा में मुल्ला नसीरुद्दीन अभी जिंदा है। मैं, मुल्ला नसीरुद्दीन, कसम खाता हूं कि इस चांद को वापस लाऊंगा। और जिसने भी यह अपराध किया है, उसे ढूंढ निकालूंगा। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने सोचा मुल्ला पागल हो गए हैं। कुछ ने उम्मीद की एक नई किरण देखी। मुल्ला का चेहरा दृढ़ था, उनकी आंखों में एक योजना की चमक थी। पर मुल्ला जी, यह कैसे संभव है? एक बुजुर्ग ने हिम्मत कर पूछा। चांद को कैसे वापस लाया जा सकता है? मुल्ला ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। हर चोरी का कोई न कोई सुराग होता है। चोर चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, एक गलती जरूर करता है। और मैं उस गलती को खोज निकालूंगा। पर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सभी गांव वाले उत्सुकता से मुल्ला की ओर देखने लगे। क्या मुल्ला वाकई चांद को वापस ला सकते थे? यह सोचकर ही उनके मन में एक अजीब सी आशा जाग उठी थी। मैं कल सुबह अपनी यात्रा पर निकलूंगा, मुल्ला ने घोषणा की। मुझे इस चोर को ढूंढना होगा, चाहे वह जमीन पर हो या आसमान में। पर तब तक मैं चाहता हूं कि तुम सभी अपने घरों में रोशनी जलाकर रखो। हर घर में एक दिया जले, ताकि अंधकार हम पर हावी न हो सके। और कोई भी किसी भी हालत में गांव के बीचों बीच बने तालाब के पास न जाए। तालाब? गांव वालों को आश्चर्य हुआ। चांद चोरी और तालाब का क्या संबंध? पर मुल्ला की बात में एक अजीब सा जादू था, एक ऐसा विश्वास जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बात समाप्त की और धीरे से चबूतरे से उतर गए। उन्होंने एक आखिरी बार आसमान की ओर देखा, फिर अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें कुछ चमकता हुआ तरल था। उन्होंने उसे अपनी हथेली पर डाला और उस तरल को अपनी आंखों के पास ले गए। उनकी आंखों में चमक और गहरी हो गई। फिर उन्होंने अपनी कमर से एक पुराना सा चमड़े का थैला निकाला, जिसमें एक छोटी सी रस्सी और एक विचित्र आकार का पत्थर था। उन्होंने उन चीजों को ध्यान से देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। मुल्ला धीरे धीरे गांव के मध्य स्थित तालाब की ओर बढ़े। तालाब का पानी काला और शांत था, चांद के बिना उसकी सतह पर कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं हो रहा था।
मुल्ला ने घुटनों के बल बैठकर पानी में अपनी उंगली डुबोई। उन्हें कुछ एहसास हुआ। उन्होंने अपनी उंगली बाहर निकाली और उसे सूंघा। उनके चेहरे पर एक और मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जो यह कह रही थी कि रहस्य अब रहस्य नहीं रहा। उन्होंने अपने थैले से एक छोटी सी मशाल निकाली और उसे जलाया। मशाल की रोशनी में उन्होंने तालाब के चारों ओर ध्यान से देखा। उनकी आंखें हर छोटी से छोटी चीज पर ठहर रही थीं। और फिर उन्होंने तालाब के सबसे गहरे हिस्से में कुछ देखा, कुछ ऐसा जो पानी की सतह के ठीक नीचे चमक रहा था। मुल्ला की आंखें चौड़ी हो गईं। तो यह है चोर, उन्होंने फुसफुसाया। दोस्तों, यहां कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया है। मुल्ला को तालाब में क्या दिखा होगा? क्या उन्हें वाकई चांद का चोर मिल गया, या यह उनकी किसी नई चालबाजी का हिस्सा है? क्या आप इस रहस्य